खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, शो का आगाज़ करते हैं अपने रिवायती क्वेश्चन आंसर सेशन से। आगाज़ करेंगे, फ्रंट पे भाईजान बैठे हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुख्तार अली है। आप मुझे बताएंगे कि जो दुनिया में इस्लामोफोबिया का राइज, रेसिज्म और फाशिज्म का राइज हो रहा है, इन हालात में आप दुनिया को 5 या 10 साल के बाद कैसी तस्वीर देखते हैं? देखिए, ये बड़ी बदनसीबी है हमारी भी और वेस्ट की भी कि खामखा का इस्लामोफोबिया जो है। अभी एक रैंडमली हम गुफ्तगू कर रहे थे कि नेशनलिज्म राइज पे है यूरोप में, बरतानिया में। तो जब आपसे मामला ठीक ना हो रहे हों, जब हालात उधर ना जा रहे हों जिधर आप ले जाना चाहते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो कोई ना कोई स्केप गोट आपको चाहिए। ये सारी की सारी खाक किसी न किसी के सर में डालनी है, तो फिर आप तलाश करते हैं कोई स्केप गोट, कोई कुर्बानी का बकरा। तो मोस्टली अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो एक सदी पूरी बेचारे ये जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, इन्हें गिनी पिग्स कहा जाता था कि ये हमारे कोई गिनी पिग तलाश करो यार, आज केस बड़े 2-3 फंसे हुए हैं। तो वकील आपस में बातें करते थे, कोई गिनी पिग है किसी के पास 2-4, कोई कर लो यार, वी विल पे। को पैसे लेकर भी बतौर गिनी पिग वो चले जाया करते थे, को मार भी खा लिया करते थे, सज़ा भी भुगत लिया करते थे। तो एक खामखा का इस्लामोफोबिया एक चीज़ क्रिएट की गई। जब आपको कोई मुखालिफ ना मिल रहा हो तो मुखालिफ इन्वेंट किया जाता है, और ये एक इन्वेंशन है और इस इन्वेंशन ने कोई पर्पस सर्व नहीं किया। मुझे फ्यूचर का जो अमेरिका नज़र आ रहा है, फ्यूचर का जो यूरोप नज़र आ रहा है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इसकी इन्वेंशंस के साथ। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने नया सिस्टम, स्टेट का कॉन्सेप्ट के जी, रियासत एक इंडिपेंडेंट रियासत है और आपस में किसी का कोई वो नहीं, सब के सब यूएनओ। उस वक्त यूएनओ होता था, यूएन बाद में बना, तो पहले लीग ऑफ नेशंस होता था। तो यूएनओ के अंडर सारे हैं, और यूएनओ में भी वो जैसे जॉर्ज ऑरवेल कहता है ना कि ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। तो यूएनओ में ऑल आर इक्वल बट द सिक्योरिटी काउंसिल आर मोर इक्वल। वो जो 5 वो ममालिक है ना, तो उनके तहत एक सिलसिला वो चलता रहा। उस सिलसिला बदमाशी का नेट रिजल्ट ये रहा कि जहां चाहते थे ये प्लंडरिंग कर लेते थे, जहां चाहते थे ये हवा दिखाकर सोवियत यूनियन का नॉन अलाइंड मूवमेंट को कहा करते थे, इफ यू आर नॉट माई फ्रेंड यू आर माई एनिमी। और इसी के साथ साथ वो प्लंडरिंग करते रहे, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। सल्तनत उस्मानिया को सैक करके उसके तमाम जितने इलाके थे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे, वहाँ पर अपने झंडे गाड़ दिए। तो हम भी बदनसीबों की तरह इनकी कैश क्रॉप बन के बैठे रहे और इनकी खिदमत करते रहे। अब आकर हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे अभी पहले ज़िक्र हो रहा था, ये इस वक्त अमेरिका को अगर आप गौर से देखें ना, तो आप महसूस करेंगे कि जैसे फितरत ने किसी को तिगनी का नाच नचाना होना, तो अमेरिका इस वक्त उसकी मुंह बोलती तस्वीर है। सिर्फ आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1-1.5 साल और लगेगा हालात क्लियर होते हुए कि ये जा किधर है ये बात। उसका एक एक महकमा देख लें। यानी वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमने सैक कर दी है, गवर्नमेंट बंद कर दी है। नासा जिसका नाम सुना करते थे कि नासा एक प्राइड थी यूनाइटेड स्टेट्स की, दे पुल्ड द प्लग ऑन नासा, कि नासा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। आप दीगर बड़े बड़े सरकारी इदारे देख लें, वो बंद हो चुके हैं कि जी गवर्नमेंट तो हम पे खामखा का खर्चा है, खामखा का एक जिल्लत है, ख्वारी है। यहाँ देख लें, उधर तो चलो $6 ट्रिलियन ज़ाया हुए थे ना आपके कोविड की ना। ये अल्लाह ताला ने कोविड भेजा ही इस मकसद के लिए था कि ज़रा थोड़ा सा तुम्हें पता चले ना। तुम तोप से मच्छर मार रहे हो इराक जाकर, अब मैं मच्छर से तुम्हें तोप मार कर दिखाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्योंकि मेरा उसलूब यही है। मैं 9 फुट के गोलायत को एक छोटी सी स्लिंग के साथ मरवा के तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना छोटा सा बच्चा था एक डेविड दाऊद अलैहिस्सलाम, ने उसका शिकार किया उस आदमी, इस दरिंदा सिफत इंसान का। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स एक्चुअली। तो आप यहाँ देख लें, 4.5-5 बिलियन पाउंड्स इसकी नज़र हो गए थे कि जी मसला ही कोई नहीं, आप पैसा लुटाएं, लुटाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर द फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप, हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, हमने इधर उधर से फिर काबू कर लेना है, जो कि नहीं हो सका। वो जो गैप था वो वाइडन होता रहा। रही सही कसर निकाल दी ज़ेलेंस्की साहब ने।
اب وہ 18 ٹریلین اماؤنٹ ہے جو انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ جناب یہ تو ہمارا ہے. اگر رشیا کا تو کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں نا, وہ لاوارث ملک ہے. ہمیں تو چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نا لوگوں کے مال کے اوپر تھرائیو کرنے کی. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے, ایک ساؤتھ ایشین سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمارے پرائے مال پر تھرائیو کرتے کرتے یہ کہاں سے کہاں پہنچے, یہ پہنچے, وہ پہنچے, سب پہنچے. تو جب اس نے آنکھیں دکھائیں پوٹن نے کہ آپ ذرا لے کے تو دکھاؤ, کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو منہ سے کہے کہ آپ نے میرے 18 ٹریلین واپس نہیں کرنے. پہلے بڑی بغلیں بجاتے تھے, اب ٹرمپ نے کہہ دیا. ٹرمپ کی اسٹریٹجک سٹیٹمنٹ ذرا پڑھ کر دیکھیے کہ جو ان کی نیشنل ڈیفنس پالیسی ہے اس میں رشیا کو انہوں نے ایڈورسری لکھا ہی نہیں ہے. اب یہ شرمندہ ہو رہے ہیں سارے کے سارے. سارا یورپ اس وقت شرمندہ اس لیے کہ وہ تو بیکنگ کر رہے تھے اپنے بڑے بھائی کے نام پر, اس کے کندھے پر بندوق رکھنی تھی انہوں نے. جو کچھ کرتے تھے امریکہ کے نام پہ کرتے تھے, وہ سارے کا سارا فزل آؤٹ ہو گیا. بیلجیم نے کل سٹیٹمنٹ دے دی, اگر آپ پڑھتے ہو, اگر آپ فالو کرتے ہو, بیلجیم نے کل کہا ہے. ہنگری نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ کس برتے پر بھائی, کس برتے پر ہم رشیا کے پیسے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیسے واپس کرو. آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہ یہاں انویسٹمنٹس انہوں نے کر رکھی تھی. اور اگر آپ کو میں بتا دوں تو حیرت میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے کہ یہ انویسٹمنٹ کون سی تھی. یہ کس مد میں 18 ٹریلین رشیا کے ان ممالک میں پڑے ہوئے تھے. یہ حکومتوں نے قرضے لے رکھے ہیں. ان حکومتوں کا داؤ کہیں لگ نہیں رہا آج کل. نہ کانگو رہا, نہ انڈیا رہا, نہ عراق رہا, نہ ایران رہا, وہ نہ جنو رہا, نہ پری رہی والا حساب ہے کہ وہ جو ہاتھا پائی کرتے تھے نا اور چھیننا جھپٹی کرتے تھے وہ معاملہ اب ختم ہو گیا. چنانچہ اس پوری سچویشن میں آپ اگر سمجھتے ہیں, تھوڑا سا ادراک بھی رکھتے ہیں, اکانومی آف فرانس دیکھ لیجئے. ایک طویل عرصے بعد فرانس نے کس کو ریکویسٹ کیا؟ IMF کو کہ میری مدد کرو. کین یو بلیو دیٹ؟ ہمیں اور فرانس میں فرق کیا ہوا پھر؟ IMF سے تو وہ بھی مانگ رہے ہیں, وہ تو ہم بھی مانگ رہے ہیں بھائی. برطانیہ کی اس وقت جو انشورنس ہے, برطانیہ کی جو ہیلتھ کا معاملہ ہے, برطانیہ کی ایجوکیشن, برطانیہ کا لا اینڈ آرڈر, پولیس 1.5 منٹ پہ پولیس الرٹ ہو جایا کرتی تھی, حکم کرو جی کتنے پہنچنا. آج وہ کہتے ہیں آپ زندہ تو ہیں نا, کیا پریشانی کیا ہے, ٹھیک ہے آرام سے آئیں گے. یہ نیٹ رزلٹ ہے اس ہائی ہینڈڈنس کا, اس بدماشی کا جو انہوں نے خام خواہ کی ایک چیز کوائن کر کے کہ جی اسلاموفوبیا ہے, ہمیں بڑا خطرہ ہے, ہماری ریس کو بڑا خطرہ ہے, ہمارے ملک کو, ہمارے کلچر کو بہت خطرہ ہے. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے پال رکھی ہیں, جس میں سے ایک بہت بڑی ریزن, ایک بہت بڑا ان کے اوپر سکرج آئی وڈ سے, ایک بہت بڑا پیراسائٹ مڈل ایسٹ کے عین وسط میں انہوں نے گاڑ رکھا ہے, جس نے پوری دنیا کا امن برباد کیا ہوا ہے, اور جس کے بارے میں یہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یار ہم نے تو خام کا یہ ایک پیراسائٹ پالا ہوا ہے, ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہم تل اویو کو سپورٹ کرتے پھر رہے ہیں. اور تل اویو جو وہ ہے جس کے بارے میں ابھی کل قطری پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس نے کہا کہ سیکنڈ فیز آف پیس مجھے نظر نہیں آتا. کیوں؟ وہ سیز فائر تو کر ہی نہیں رہے. تو یہ ساری چیزیں اسلاموفوبیا, ایک ڈھکوسلا, ایک ڈفانگ, ایک ریفیوج, چھپنے کی جگہ. لیکن ٹرسٹ می, وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین رن بٹ یو کین ناٹ ہائڈ. کسی بھی آپ غار میں چلے جائیں, کسی پتھر کے نیچے گھس جائیں, ونس یو فائٹ اگینسٹ اللہ, ونس یو فائٹ اگینسٹ نیچر, چلیں چھوڑ دیں, میں ایک سیکولر بات کرتا ہوں, نیچر کے خلاف جب آپ چل رہے ہیں نا تو پھر آپ کے اوپر گرفت ایسی تگڑی آئے گی. تو اسلاموفوبیا کا یہ تو میں نے آپ کو بیک ڈراپ بتا دیا ہے. اب ایک لائن 2 لائنوں میں اس کا فیوچر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کہاں پہنچنے والے ہیں. Within a few months, when I say a few, that means maybe maximum 3 months, the world is going to divide into 3 blocks. ایک روایتی یورپین امریکن بلاک, ایک چائنیز رشین بلاک, اور ایک نیا بلاک ہوگا جو ان کی ان حرکتوں نے جس کو جنم دینا, جس کو مسلم بلاک کہتے ہیں. اب آپ حیران بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے, یار یہ مسلم, یہ جو حکمرانی کر رہے ہیں مسلمان ممالک پہ, جو آئل رچ کنٹریز کے اوپر, یا یہ جو ہمارے والے مسلمان حکمران ہیں. یو ول سی اے لاٹ آف چینج, ناٹ اونلی ان فیسز, you will be seeing a change in the systems. The entire government, the entire edifice of the government, the edifice of the political culture will change. جب وہ چینج ہوگی تو پھر آپ کو کہیں دور دور تک
کوئی ایسا بہانہ ایسا ڈھکوسلا نظر نہیں آئے گا, انہیں تو اپنی فکر پڑ جائے گی. آئی وش میں آپ کو وہ سلمس کی تصویریں دکھا سکتا, ایسے ایسے سلمس جہاں امریکہ میں فیوچر پروجیکشنز دکھاتے ہیں نا کہ اگلے 7-8 سال میں دس از گوئنگ ٹو بی دا آؤٹ اسکرٹس آف لاس اینجلس, ون آف دا ریچسٹ ایریاز ان دا ورلڈ. میں آپ کو ابھی, یہ تو پروجیکشن ہے نا, اے آئی پہ بنی پروجیکشن ہو سکتی ہے, میں آپ کو ریئل لائف کل نیبراسکا یا سم ویئر ان ٹینیسی, دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر انتہائی چلی سرد ماحول میں کوئی 2.5 کلومیٹرز 2.5 میل لمبی, وہاں پہ میل چلتے ہیں, 2.5 میل لمبی لائن تھی فوڈ سٹیمپس کی, کھانا لینے کے لیے لوگ کھڑے تھے وہاں پہ. دس از امریکہ. ہم امریکہ کا وہ روپ دیکھتے ہیں. میری بیوی کل پرسوں واپس آئی وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب سے ملا کے, وہ تو بڑے افلوئنٹ ہیں. پاکستانیز آر ویری افلوئنٹ دیئر, انڈینز آر ویری افلوئنٹ, all immigrants are very affluent because they are very successful people. Actually they had been running America. یہ تو بات کرتے ہیں نا اب کہ امیگرینٹس نے آ کے ہمارا یہ کرے, امیگرینٹس نے تمہارا ملک چلا کے دکھایا ہے, تم ان کے بغیر چلا کے دکھانا پھر تمہیں مانیں گے. آئی تھنک سر یو گاٹ یور آنسر. جی جناب. اچھا سر, آئے دن ہم ٹی وی چینلز پر, سوشل میڈیا پر, اخبارات میں یہ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دنیا میں اس کی اہمیت جو ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کوئی دفانگ, کوئی جھوٹ, اس سے بڑا جھوٹ کو ہو سکتا ہے؟ پاکستان تنزلی کی راہ پر گامزن ہے, اینڈ پاکستان ہیز ورچولی ہٹ دا راک باٹم. وہ جو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اس کے برعکس ہے, یا وہ نابینا ہے یا پاگل ہے یا جھوٹا ہے یا ہمیں نابینا اور پاگل سمجھتا ہے. دیٹس مائی آنسر. میرا خیال ہے آج تک اس سے زیادہ مختصر جواب اس شو میں کوئی نہیں ہوا. چلے, بہت شکریہ. بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ ایسا کرسپی سا سوال کریں کہ میرا کتھارسس بھی ہوتا رہے, اور میں آپ کو, اور نتھنگ اگینسٹ پاکستان, اب حد ہوگی, پاکستان از مدر. یہ لطف ہوتا ہے, یہ خوبصورتی ہوتی ہے انٹریکٹیو پروگرام کی, انٹریکٹیو ڈسکشن کی, کہ بات سے بات نکلتی ہے. تو یہ بھائی جان بیٹھے ہیں جو گرے جیکٹ والے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی بات سے میں آگے کو بات کرنا چاہوں گا. مائک انہیں دے دیجئے. آپ نے بالکل ہٹ اچھا کیا کہ جب ہم 70s میں ادھر آئے تھے اس وقت اس ملک کے حالات کچھ اور تھے, ویری گرین, بہت اچھے حالات تھے اکانومی کے ہر طرف. مگر اب جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, میرے جو بچے ہیں ماشاءاللہ, آگے گرینڈ چلڈرن بھی ہیں, آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کچھ ایسے سوچ رہے ہیں کہ ماں باپ کو, میں اپنی مثال دیتا ہوں, میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ اس ملک میں فیوچر نظر نہیں اچھا آ رہا ہے, اس ملک میں, یو کے کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ہماری نظر بھی یہی کہہ رہی ہے. جو میرے والد آئے تھے 58 میں, میں 70s میں آیا, تو حالات نظر آ رہے ہیں ہمیں, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, وہ زیادہ تر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کسی مسلم کنٹری میں چلیں, وہ دبئی دیکھ رہے ہیں, سوائے دبئی کے کہیں اور نہیں جانا چاہتے. بالکل قطر دیکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اپرچونٹیز ہیں ہمارے ینگ جنریشن کے لیے ان پاکستان. جی فی الحال تو بھائی میں بڑی معذرت سے, افسوس سے, قدر شرمندگی سے بتاؤں گا کہ فی الحال تو دور دور تک کوئی اپرچونٹیز تو کیا, آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں. وہاں چلے جائیں تو پتہ نہیں واپس بھی آپ کو کوئی آنے دے گا کہ نہیں. وہاں پر تو ایک کاروبار یہ شروع ہو چکا ہے کہ ایسے ہی آف لوڈ کر لیتے ہیں دوسرے کو, بھی کدھر جا رہے ہو, تو ادھر آؤ, تمہارا وہاں پہ کیا ہے, مطلب کو کام کر رہے ہو, 2 لاکھ روپیہ دو پھر جانے دیں گے. آپ کسی کے بھی واقف کیوں نہ ہوں, بغیر پیسہ دیے فائل کو پہیے نہیں لگتے. جب معاشرہ انحطاط پذیر ہو نا, اور انحطاط ڈیٹیریشن مورالٹی کی بات کر رہا ہوں, ہم مورل ڈیٹیریشن کی انتہاؤں کو چھو چکے ہیں. یہ ہے وجہ جو میں نے بھائی جان کو ایک لمحے کے اندر جواب دے دیا تھا کہ جب صورتحال یہ ہو, میں کیسے مان لوں کہ پاکستان شاہراہ ترقی پر گامزن ہے. ہرگز نہیں ہے. فی الحال ایتھیوپیا چلے جائیے گا, آپ زمبابوے چلے جائیے گا, پاکستان از ناٹ دا رائٹ ڈیسٹینیشن ایٹ دا مومنٹ. بٹ اف یو کین ویٹ فار 3 months, مے بی 6 months, مے بی 2 months, کیونکہ اٹس اے میٹر آف months now, months and weeks now, پاکستان انشاءاللہ از گوئنگ ٹو ٹیک آف. وہ آپ کو نظر آ جائے گا, مجھ سے پہلے آپ کو نظر آئے گا, اور اس وقت پاکستان بیسٹ ڈیسٹینیشن ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کنزیومر گڈز بناتے ہیں. دیکھا جائے تو آپ کا پروڈکٹ بھی کنزیومر گڈز میں آتا ہے.
कंस्ट्रक्शन का काम बेपनाह होगा, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, नए शहर बसाए जाने हैं। ये मैं उस ब्लू प्रिंट की बात कर रहा हूँ जिसे मैं देख के आया हूँ बड़े गौर से, करीब से, कि एक एक क्लस्टर, पता नहीं वो मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं, मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा, कि लेट अस से 10 मिलियन का, नहीं 10 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है, शायद इससे कम, कि उससे ज़्यादा तजावज़ नहीं कर सकेगा कोई शहर। तो इसका मतलब है नए शहर बनाए जाएंगे, नई कंस्ट्रक्शन होगी, और एक हाई राइज जब बनती है तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज तकरीबन 50 इंडस्ट्रीज हरकत में आ जाती हैं, पेंट से लेके, वायर से लेके, सीमेंट से लेके, कंक्रीट से लेके, हर चीज़, स्टील, लोहा, ये वो, हर चीज़ उसमें एक्टिव हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। तो माय सजेशन वुड बी टू फोकस ऑन पाकिस्तान। Your destination, your ideal destination would be somewhere around between Islamabad and Lahore, between Peshawar and Islamabad, between Karachi and Hyderabad, the whole Baluchistan, ये सारे के सारे वर्जिन लैंड्स हैं। तो इसलिए इवन कश्मीर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कंस्ट्रक्शन की और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, हाई राइजेस की, वो आपको मिलने वाली हैं। लेकिन उस वक्त जाइएगा जब आपकी आंखें अब खुद देख लेंगी और दिल गवाही दे देगा, एंड दैट विल टेक मे बी अ फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ। अभी फ़िलहाल हरगिज़ नहीं, मेरे कहने पे मत जाइएगा। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डुअल नेशनैलिटी के ऊपर इन्होंने एक वो किया है, नई पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, कि एक नेशनैलिटी रख सकेंगे, दूसरी नहीं रख सकेंगे। तो इसके हवाले से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो डुअल नेशनल है, तो इस पे आप कुछ अपने राय देंगे? डुअल नेशनैलिटी वाला मामला है, मैं भी, मेरे ख्यालात, मेरे अफकार आपके साथ लगा ना खाएं, आप उसके साथ एग्री ना करें, आपको कुछ ज़्यादा राहत ना पहुंचे मेरी बात सुन के। सच्ची बात यह है कि हमारे मुल्क में इन गद्दारों ने, इन करप्ट मक्कारों और अय्यारों ने ऐसा माहौल कर रखा है पिछले 70 साल से कि दोनों हाथों से पैसा समेटते हैं और आकर डुअल नेशनैलिटी लेकर बैठ जाते हैं। थोड़े से हालात सेटल होते हैं, क्योंकि हम इंतहाई जूद फरामोश कौम है, जूद रंज भी हैं, जूद फरामोश भी हैं। हम याद भी नहीं रहता कि ये तो यहाँ से इतने पैसे मार के गया हुआ है हमारा, ये किधर, ओहो 10 साल में हम भूल ही गए, जनरेशन चेंज होगी जी, अब याद ही नहीं है। तो वहाँ जाके फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन लड़के फिर अब आकर कोई इलेक्शन पे पाबंदियाँ, कोई इस तरह के मामलात हुए। तो मैं ज़ाती तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ टिल द टाइम मुझे कोई कन्विंस करे कि नहीं भाई, आप जैसे मुल्क में रहते हुए भी, यानी मैं शायद किसी और मुल्क को तो इसकी इजाज़त दूँ कि अभी ठीक है आप डुअल नेशनैलिटी दे, पाकिस्तान में जहाँ ये ओला है बहुत बड़ा, ये रिफ्यूज है। ये मैं जब पढ़ रहा था ना ये ज़ेलेंस्की वाले मामले के ऊपर कि ये 18 ट्रिलियन डॉलर्स कहाँ से आए, क्या ये सारे रशिया के हैं? आप हैरान होंगे कि ये, मैं कम से कम बहुत हैरान हुआ था कि ये उन करप्ट लोगों से भी बहुत सारा पैसा लेते हैं जो हम जैसे ममालिक से दोनों हाथों के साथ लूट के इधर इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट, इन कंसोर्शियम्स का हिस्सा ये हमारे करप्ट अनासिर भी हैं, ये बदबख्त जो हैं जिन्हें करवट करवट अल्लाह ने बेचैनी नसीब करनी है, जीते हुए भी और आखिर में भी। तो मैं भैया इतना इस वजह से दुखी हूँ, इतना शेकी हूँ, इतना स्केप्टिकल हूँ, इस चीज़ के मामले में मशकूक हूँ कि इसकी वजह से इन्हें रिफ्यूज मिलता है। तो भाई ठीक है, आप अपनी नेशनैलिटी लें, एक साइड पे हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सज़ा और बहुत सौ को, ज़्यादा लोगों को भी, बहुत सारे लोगों, अक्सरियत को ये भुगतना पड़ेगा। वो गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, और अफसोस ये कि घुन गेहूं से ज़्यादा है कि सिचुएशन डेस्परेट हो तो मेयर्स भी फिर डेस्परेट ही होते हैं। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस्ड हूँ कि डुअल नेशनैलिटी वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिलती है तो ज़रूर लें, पाकिस्तान आते जाते रहें, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरे ज़हन में एक चीज़ और आती है, इसके अलावा दूसरी साइड देखें तो हमारी जो अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ या आज़ाद कश्मीर के साथ, हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ से कमाते हैं और फ़ॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं। तो ये इतनी बड़ी एक कम्युनिटी जो है, इतनी बड़ी एक फ़ोर्स जो है, वो
अर्न करती है और मुल्क में बेचती है ज़र मुबादला, तो वो तो फिर लोग दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे कि हम क्यों भेजें जी, हम जब नेशनल नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो तो बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान है ना। जी नुकसान है, लेकिन देखना ये है कि ये बारे में है कि वो हो सकता है वो फ़ायदा इस नुकसान से बड़ा हो। जहाँ तक मेरी एक राय बनती है वो ये है कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जो पैसा बाहर लाते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब 22,000 ब्यूरोक्रेट उन्होंने लिखे हैं कि जो डुअल नेशनल हैं उनकी बिल्कुल, ख़त्म करें, नौकरी ना दें उनको, नौकरी से फारिग करें, और जिनके उस हवाले से पैसा बाहर है उनको टारगेट करेंगे। ये जो तकरीबन 1 मिलियन बंदा यूके में है उसको तो टारगेट ना करें। सर मैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से ही नहीं, मैं तो इसके और भी कनोटेशंस को टच करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे साथ एग्री ना करें। आखिर क्या वजह कि इंडिया ने क्यों पाबंदी लगाई? इंडिया डज नॉट अलाउ, पता है ना आपको, जापान डज नॉट अलाउ, तो कोई वजह होगी कि मैं कैसे मान लूँ कि मतलब मैं अपनी मिसाल, मैं आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट representing you, I am speaking only and only for myself, that despite all the attractions anywhere in the world, anywhere on planet Earth, I would never even imagine leaving the nationality of Pakistan unless मुझ पे अरसा हयात इतना तंग कर दिया जाए कि मेरे पास और कोई बचत का रास्ता ना हो, तो उस वक्त तो बंदा खंजीर भी खा लेता है। आई हैव गिवन यू माई 2 cents। अगली बात कर लें आप। मैं उसी हवाले से ही फर्दर थोड़ी सी बात करूँगा कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये इनकी जो रूट्स हैं वो तो वहीं पे हैं। सर वो तो बात आप कर चुके हैं ना, वो तो हम तय कर चुके हैं। ये है, ये अनफॉर्चुनेटली इसी को कोलैटरल डैमेज कहते हैं। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, या फिर दुआ करें कि मेरे जैसा कोई एडवाइज़र वहाँ ना चला जाए। ख़ुवातीन व हज़रात, हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान फ्रंट पे तशरीफ़ फरमा है, इनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, ये कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी जनाब। Assalamu alaikum Aftab bhai, and assalamu alaikum to everybody else in the studio. My name is Jamal and I was actually born here in Bradford, West Yorkshire, as a Yorkshireman. But my question is, as my respected gentleman next to me who asked you the first question as the first question of this evening's program, and you quite eloquently put it in terms of what you saw the changing, shifting world could be in a matter of months, not years. And it really got me thinking to say, hang on, I'm going to change my question to Aftab bhai because I'm going to relate to this gentleman and your answer to him. And what I want to ask you is, I'm a second generation that actually sort of was born here. And from my years that I've actually spent in politics, I'm only just starting out, like yourself, as an amateur person in podcasting. And I wanted to do this away from politics because I felt frustrated that I want to engage in dialogue with the younger generation, the next generation. Because why? I feel in terms of the present day that we live in, it's the way it's spiraling out of control. You could say that I am scaremongering. I am not scaremongering. My friend, I am giving you a taste of reality, what may become tomorrow or the day after, or perhaps there is no tomorrow. The reason I say this is, when we talk about politics in this modern day, everything is about what's happening in the geo world of politics. Nobody hardly talks about what's happening nationally. It's all what's happening 8,000 miles away, what's happening with Russia, what's happening in Palestine, Gaza, what's happening in perhaps Bangladesh, what's happening in Kashmir. So, what advice would you give in terms of how we can address this situation to positively encourage the next generation? As the other respected gentleman on the back row said, what does he answer to his sons and daughters? Say, Dad, do we have a future here or do we have a future at all? Aftab bhai, thank you. My suggestion again would be the same, sir. I had been very clear. Pakistan at the moment cannot be, but maybe in 3 months from now, 4 months from now, can be a wonderful destination. But so far as Bradford is concerned, so far as Britain is concerned, people of Pakistani origin, if they want to ask me what can be the best destination for them, my suggestion simply is any part of the Muslim world, any part of the Muslim world, particularly
the Middle East. And when I say Middle East, that does not mean the UAE only. Oman is an emerging economy. So is Qatar. Qatar is very rich. Qatar has a lot of promise. And you have not seen Saudi Arabia. We just confine ourselves to 3 cities only: Riyadh, Mecca and Medina. When I say Mecca, means Jeddah. The rest of the Arabian Peninsula is one of the richest areas in the world, still to be discovered, still to be explored. Leave alone the oil, leave alone the rare earth minerals, if there are any. So my simple advice would be, wait for a while, let the world decide, let the world be divided into 3 blocks, which I am foreseeing, and things are shaping up. It's not only my vision. I can see on the basis of my analysis that the world is changing into, world is evolving into 3 blocks. And obviously, instead of going to the Russian bloc, Chinese bloc, or the American bloc, why not the Muslim bloc? We belong to the Muslim community. We belong there. Besides, it is an emerging bloc. You will have more opportunities there. So my advice would end there. Don't even think of going elsewhere. Go to Pakistan, go to the Middle East, go to any African Muslim country. When I say African Muslim country, that does not mean Kahira alone. Kahira is a congested city. But all around the Aswan Dam, wonderful areas. I have seen those, I have explored those areas. Go to Alexandria, a beautiful port area, right on the mouth of the Suez Canal. You will be touching the Mediterranean Sea. If you are, depending on what line you are in, if you are in tourism, go to Pakistan, Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir, Subhanallah. Not Azad Kashmir, Kashmir, total Kashmir. The best part, our Banff, I would say, if you have been, any of you know what is Banff. Banff is probably by far the sweetest, the most beautiful spot on planet Earth. This is what Google tells us. But maybe we put Banff to shame in 10 years from now, because what we lack in is simply the infrastructure, the will to do, the will to work. And when these things come, rest assured Pakistan is going to surprise. Syria is going to be very beautiful. Beirut, Turkey, Iran, Kurdistan, these are the most beautiful spots on planet Earth. They have not been explored properly. And there are reasons behind it. Let the time come, inshallah, you will not even have to think twice. Khudin Hazrat, hum lete hain ek break, hamare saath rahiye. हर समंदर पार। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, पेश खिदमत है हमारा सेगमेंट बाबा टांका। अच्छा, इस हॉरर से हंसी आती है, डर नहीं लगता। सर ये हॉरर नहीं है, कॉमेडी है। डॉक्टर साहबा तुसा हॉरर ते कॉमेडी ने पता ही कोनी। आपने जो किया है वो कहीं से हॉरर नहीं है। चलो ठीक है जी, सर जी तुसा गल करो। ये आज फिर वही आदमी आया हुआ तुम्हारे पास। सर जी इसना मसला ये जा ऐसा ना पक्का गाहक ही बन गया। यानी सिर्फ यही आता है? सर जी इस पूरे सीजन में टिकट चाहिए था। मैचेस में होते हैं ना, सीजन टिकट ले लेते हैं। नहीं तो सर यहाँ आने से सिर्फ प्रेडिक्शंस पता चलती है या मसाइल भी हल होते हैं? कुछ भी नहीं होता, मसाइल हल इस तरह होते हैं भला। डिफांग है, फ्रॉडबाजी, निरी 2 नंबरी। ओह चुप करो, बाहर गुस्से चाहिए। ये आवाज़ इसकी थी है तुम्हारी। यार आप बताएं ना, आप कौन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो मुझे याद आ गया, चीफ सेक्रेटरी साहब लगना था आपने। नहीं सर, बात अब उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। क्यों, अब क्या हुआ? सर अब तो सर्वाइवल के मसाइल पैदा हो गए हैं। ओए होए, सर्वाइवल के मसाइल क्या कर बैठे हैं आप? दौलत इकट्ठी करी कहती इतनी ज़्यादा वो संभालने ही नहीं होनी। तो दौलत की वजह से सर्वाइवल के मसाइल क्या है? सारे ऐसा कुछ पूछी रहा केड़े मुल्क च जावां। तो फिर क्या बताया बाबे ने? बाबा जी तुसा भी बोलो, तुसा असा की चढ़ाना आए हो थे। मैं मजाक किया जी। आज इसने सैक होना। बाबा जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अफ्ताब साहब क्या आई गया तुसा की? ओ आवाज़ सुनने पे ने मुराकबे च ने। की पूछ रहे ने अफ्ताब साहब? जादूगर तुसा तुम्हारे को पूछने पे हो। तो तुम क्या हो? मैं इन्होंने कंपाउंडर है सर।
बाबा जी आप ही बताएं क्या होता नजर आ रहा है? ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ? कुछ बता दें, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਸਹਰਾ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਰੇਤ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਉਥੇ ਆਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। अच्छा जी, लेकिन मिडिल ईस्ट का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ। गजा। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। लड़ाई तो वहाँ बड़ी देर से जारी है, आजकल ज़रा थोड़ा सा सीज फायर है। ਨਹੀਂ 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 ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। सर पाकिस्तानी अगर पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं तो ये तो इसराइलियों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। यही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है कि ये इसराइल वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, यहूदी वर्सेस मुस्लिम। तो अगर किसी किस्म की इंतहा पसंदी सवार होगी फिर सिर्फ इधर ही नहीं, उधर भी कोई बड़ी अच्छी राय नहीं रखते मुसलमानों के बारे में जो यहूदी हैं, इसराइली हैं, क्योंकि उनमें ज़ायनिस्ट्स भी हैं। वो सीधा हो जाए फिर इधर से ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और ये मुमकिन नहीं है कि ये आपस में साथ साथ रहें इतने क्लोज। आज तक तो हुआ नहीं, अब शायद कोई मिरेकल हो जाए। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿस्तान ਲਈ। खतरनाक लाइक ਬਾਬਾ ਰੋ ਆਖਣੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। खैर ये एक आइडिया है, लोगों की खुश ख्याली है, बाजार नहीं लगता। ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है? ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। अच्छा छोड़ें इस बात को, कोई छोटी कोई इंटरेस्टिंग बात बताइए। आप क्या इसराइल पहुंच गई हैं? ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਿਮਕ ਰਾਮ ਸਾਫੀਆ ਨਹੀਂ। अच्छा वो क्या बात है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। किन पे? ਉਹ ਜੀ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਫੀ ਨੇ। क्यों, उन्होंने क्या किया बेचारों ने? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿਰਕਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ओए वाह वाह, सर किरकलियाँ? किरलियां छिपकलियां। मुहावरा है ना कि ज़ात की कोड़ किरली छतीरों को जप्फे। वो आजकल दो साफ़ी हैं बेचारे बदनसीब, वो अपने अपने मालकों को खुश करने के लिए हक़ नमक अदा करते करते बहुत सौ को नाराज़ कर बैठे हैं। आने वाले दिनों में कुछ मसाइल होंगे, दोनों के लिए होंगे, वैसे तो सब के लिए ही होने हैं, सब के लिए, इनके लिए भी और उनके लिए भी। लेकिन ये कि हर कहानी में जो विलन होता है ना, जो राक्षस होता है, उसका अंजाम नहायत थर्ड क्लास होता है। और ख़ास तौर पे जो गद्दार होते हैं, पैसा लेकर बेवफाई करते हैं, उनके चेहरे पे फिटकार के साथ साथ और बहुत कुछ होता है। वो याद नहीं 300 वाला वो हंचबैक सा, वो क्या करता है? यही करता है ना जी, जो लोनाइडस को धोखा देता है। वो एफियाल्टस, वो बड़ा कभी सा जो बड़ा मकरूज शक्ल का होता है। हंचबैक। जी जी, महज हंचबैक ही नहीं, कई बड़े काबिले बर्दाश्त हंचबैक होते हैं, लेकिन वो तो बड़ा ही कभी था, कमाल की चीज़ थी वो। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। कौन? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਟੈਬ। तो सर उन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट होने जा रही है। ओके। उस तैनाती के लिए मरे जा रहे हैं, इस तरफ वाले भी और उस तरफ वाले भी, कि हमारा बंदा आना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, हमारा आना चाहिए। एक कहते हैं जनाब ये बड़ा ख़तरनाक है, दूसरे कहते हैं कि यहाँ से निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। तो उसके आइन मुताबिक जो सिस्टम है वो कैच 22 पोजीशन पे आया हुआ है। वैसे सर ये बात हो किन की रही है? कौन है वो? ओहदेदार हैं, कोई बहुत बड़े ओहदे के लिए टग ऑफ वॉर जारी है। तो सर इसमें सरवाइव कौन करेगा? बाबा जी आप बताएं। बाबा जी तुम गोला वेख ही रहे हो या आग सेक ही रहे हो? लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। वाह 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 वाह। वैसे बड़ी कमाल बात की है बाबे ने कि दोनों एक दूसरे को इंजर करेंगे और सिस्टम एक्सपोज होगा। बाबा जी को मज़ेदार इसी तरह की कोई और बात बताएं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ हुकूमत फारग हो रही है। वैसे इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी नाकस और नालायक हुकूमत रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो होगा क्या, मार्शल लॉ आ जाएगा, बस ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। और कितनी देर रहेगा ये मार्शल लॉ? ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ। वाह, सो शॉर्ट लिव्ड।
आफ्ताब साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले निकल जाऊँ। प्लीज़ बताएं मुझे मैं क्या करूँ। यार मसला क्या है तुम्हारा, मुझे बताओ ना। सर मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ पाकिस्तान से। तो हो जाओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोल ना हूँ अगली गल भी तो करना। बस सर आपको क्या बताऊँ। सर जी इसको ट्रक ने हिसाब नाल पैसे ने पैसे ने? जी। यार तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुमने इतना पैसा बना लिया। बस सर पता ही नहीं चला, ये एक पागलपन था, मैं इसका शिकार हो गया। ना ख़ानदान रहा, ना बच्चे रहे, ना बीवी रही। अगर कुछ रहा है तो सिर्फ ये दौलत जो अब मेरे किसी काम की नहीं। इतनी परेशानी क्या वासा कि देड़ो। नहीं वाकई ये मसला जो है ना बड़ी आसानी से हल हो सकता है। मैं मशवरा दूं आपको? चेकिन मशा फिर असल जिम्मेदारी नहीं हो लगी। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जी सर आप मशवरा दें। जितना पैसा है ना सारे का सारा अल्लाह के नाम पे लुटा दो। ओ यार तू ही दस कुछ। उन शेर बन पुत्र शेर। यार तुम्हें मौत क्या पड़ती है, खैरात क्यों नहीं कर देते पैसा? सर इतनी मेहनत से इकट्ठा किया मैंने, सब कुछ उसके लिए खो दिया और आप कह रहे हैं कि खैरात कर दो। अभी खुद ही तो कह रहे थे कि ना मेरा खानदान रहा, ना बच्चे रहे, ना। ये मैंने कहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं सब कुछ लुटा दूं। चलो फिर मौज करो जिस तरह हो सकता है। पकड़े तुमने जाना। याद रखना करप्शन का पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। सर ये जिन लोगों के आजकल काम आ रहा है, इन लोगों ने करप्शन नहीं की। यार तुम डरो उस वक्त से, अल्लाह से दुआ करो कि उन जैसी किस्मत ना हो। ये जिनकी तुम मिसाल दे रहे हो ना, तुम्हें क्या पता कि उनका हशर क्या होना। बेटा हुण किन स्वाद है तुम्हारी कबरा सब सटसी। अच्छा तुम्हारे जहन में क्या है कुछ? सर कोई फेक पासपोर्ट बनाकर कहीं निकल जाऊं। तो कुछ देर के लिए छुपे रहोगे, अगर किसी ने तलाश करना है तो तुम्हारा क्या ख्याल है, पीछे नहीं जाएगा तुम्हारे? फिर पीछे कैसे जाएगा सर? तुम्हारी बो ने भी पीछे बंदे जा सन। आहा, सर इसका क्या मतलब? यानी आपकी बू पर जाएंगे लोग। पीपल विल हाउंड यू। यार डकूटे तुम ही कुछ बताओ। बाबा जी आँख खोलो, फीसा तुसा किन्ने तो वक्त में की पाया है। क्या? यानी फीसें आपने ली हैं और मुसीबत मुझे पड़ी हुई है। ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ कुछ ना कुछ तो बताए ना, मैं क्या करूं? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡੀਐਨਏ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਾ आहा, मैं किसके साथ डीएनए चेंज कराऊं? मेरे साथ को तैयार होगा। कुत्ते नाल कराएगी ना। मैं तो बहुत परेशान हूँ आफ्ताब साहब, मुझे तो सोए हुए कई महीने हो गए। हाय। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ। फिर सोचता हूँ ये किस लिए बनाई थी ये सब दौलत। भाईजान पता है क्या, अगर तो आपने की है सिर्फ करप्शन तो फिर ये आपका और आपके रब का मामला है। दैट्स अ क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, जो उसकी तालीमात के खिलाफ है। हो सकता है वो आपको माफ़ कर दे, और उसका बेस्ट तरीका तो ये कि तौबा करो और सब कुछ खैरात कर दो। अगर तुम वो भी नहीं करना चाहते और इन सांपों को, बिच्छुओं को अपने साथ रखना चाहते हो, तकिए के नीचे रखना चाहते हो, तिजोरियां भरना चाहते हो, बैंक भरना चाहते हो, ओके दैट इज़ योर चॉइस। तो यहाँ निकल जाओगे, वहाँ पुल सरात पे पकड़े जाओगे, सिंपल। लेकिन अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, अगर इंसानियत सोजी की है, इंसानों का दिल दुखाया है किसी तरह भी, तो रेस्ट एश्योर्ड फिर तुम्हारी बचत नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ। नहीं सर वो तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर गोली तो अब्बे चलाई सी। नहीं उसने कब चलाई थी यार? सर आर्डर तो ऐसा ना सी ना। सर कमिश्नर की क्या हैसियत होती है, ये तो पागल है। नहीं वाकई ठीक है, कमिश्नर बेचारे ने क्या करना है? सर जी उठा आही नाल मैं ना चलाना गोली, ज्यादा ज्यादा कह बैल 4 लीटर ही पे आना सी। सर उस कमिश्नर ने क्या बनाया पिंडी वाले ना? कौन वो? जिसकी बड़ी जोर से सच्चाई आई सी। क्या नाम है उसका? सर लियाकत चट्ठे की बात कर रहा है। हाँ लियाकत चट्टा, यस। सर वो आजकल कुछ है वह? क्यों जी, किधर है वो? अंदर होगा सर, और कहाँ होगा। सर सियासी सूरत हाल भी बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। यस इंडीड, बेपनाह। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बात किधर जा रही है। आफ्ताब साहब अगली फीस तो चाहिए ना करो इन्हें, बाबा दे में वेलिए खाना पिया था। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खबरहार समंदर पार। वेलकम बैक। खुदिनों रात वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं जी। खबर है कि लड़के की शादी पर तमाम साबका गर्लफ्रेंड्स पहुंच गईं। तकरीब एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गई। नहीं उन्होंने मारकुट नहीं की, एहतजाज किया।
सब ने प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे और उसके साथ ठीक हुई है क्योंकि वो चीट था। तुमने जो करना है अलग ऐलान करो, बताओ उसे कि भी सबको बता दो कि मैंने शादी नहीं करनी तुम्हारे साथ। यानी उसने सबसे शादी करने का वादा किया था। वादा करके और उसके बाद फिर एकदम गायब हो गया कि कौन बोलता है बेचारा, विसल ब्लोइंग सारे तो नहीं करते, वो सब मिलके पहुंची हुई थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। ओ किसी जी, शादी रुक गई। अच्छा, दुल्हन वालों ने कहा कि ये 3rd क्लास आदमी है और उन्होंने दुल्हन से यकीनन पूछा होगा, लवाहिकीन ने, कि बेटा आपको इसने बता रखा था इनके बारे में? कदों दस दे रहे? नहीं दस देते, फिर मौज करें। ये तो सरासर जुर्म है, जुर्म भी है, गुनाह भी है। सर ये कहाँ का वाकया है? बीजिंग। कैसा? बीजिंग। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਬੀजिंग? चाइना। That is $1 million question. आप भी ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। आपके साथ बैठे हुए ने फौरन से पहले जवाब दिए। आप फौरन पूछा करें भाईजान से। चाइना, चाइना मुझसे पूछो ना, बटेरे ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਤਾ। ਓਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਮਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ। ਅੱਛਾ ਪੁਨੂਰ ਕੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕੀ ਤਸਾ ਪੱਖੇ ਚ ਆ ਗਈ। ਯਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚਿੜੀ ਵੜਦੀ ਜਦੋਂ ਓਏ ਹੋਏ ਪੱਖਾ ਬੰਦ। बड़ा इबरतनाक मंजर होता है। सर वो पंखे की तरफ क्यों जाती है हमेशा? उसे पता नहीं ना होता कि वो अंदर से गुजरना चाह रही होती है, क्योंकि चलता हुआ पंखा ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वो लगता है जैसे इसमें से गुजर जाएगी। वो एग्जिट ढूंढ रही होती है हमेशा। लेकिन पक्का बंद कर देना चाहिए फौरी चिड़ी। फौरन बंद ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਨਿਕੜਿਆ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਪਈ। बहुत दिल खराश मंजर होता है। या फिर बड़े शीशों में लगते हैं परिंदे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब 2 नाइटिंगेल्स, ये जो होती हैं ना बुलबुलें, ये शीशे में लगी और उनका ख्याल था कि सामने, क्योंकि आगे से भी शीशा था और उससे आगे खेत थे नजर आ रहे थे, वो बेचारी लगी और वहीं पे ऑलमोस्ट जैसे चस्पा हो जाती है ना, वहीं नीचे पड़ी हुई। मैं सुबह सुबह गया, मैंने देखा दोनों, और ये दोनों बहुत शोर मचाया करती थी, बड़ी एक्टिव। मैंने फिर उस दिन से ऑनवर्ड्स उन सारे शीशों के ऊपर वो टेप लगवाई। ਅਲਮਰਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫੀਸਰ ਆਏ ਜੀ ਸਖਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। अगले दिन अफसर जा रहे हो हाथ नहीं रखे। अच्छा यार, हम बात कर रहे थे हाँ जी उस दुल्हे की जिसके साथ काफी सुथरी हुई। इसी तरह एक वाकया गुजरात का भी है, इसी साल का, इंडियन गुजरात का। वो की होया? वहाँ पर एक रस्म है, मैं उसके हक में तो नहीं हूँ, ऐसे ही बस अजीबोगरीब सी रस्म है कि जब शादी हो रही हो तो दुल्हन का भाई दुल्हे के पाँव छूता है। ये रिस्पेक्ट का एक जेस्चर है कि आप भाई मेरे बहनोई हो। या जैसे उनके कल्चर में है कि अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के जी पैरों को टच जी 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 जी, वो तो एक हद तक तो करना होता है ना। और मुझे वो अच्छा लगा कि बुजुर्गों के साथ वो ये करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड दिस इज गुड। लेकिन वो छूने नहीं देते, वो जीते रहो ये करके उसको उठा देते। उस कमबख्त ने छछोरा होगा, थोड़ दिला, उसने पैर आगे कर दिया, उसने हाथ लगाते लगाते हाथ लगा नहीं तो खड़ा हो गया। तो दुल्हन से कहता है किसी को कि प्रॉपरली छुए। वहाँ लोगों ने खप डाल दी, कहा हाँ जी प्रॉपरली छुए। ने कहा मैंने एक दफ़ा छू दिया और मैं कितनी दफ़ा छूँ? बस इसी पे झगड़ा हुआ, शादी खत्म। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗਦੀ ਫਵਦੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ना बस ऐसा होगा। ਅੱਛਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਭੈਣ ਜੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਧਾਮਾਂ ਪੋੜਾ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਕਿਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ नहीं, मेरे हाथ से तो उल्टे पड़े हो तुम। पूरा इधर होना चाहिए। ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜਾ, ਬੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਤੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, ये आपकी खानदान में होते हैं इस तरह के झगड़े? मैं आप भी यही कहने वाला था कि ये वाकई आपके खानदान में औलादी किस्में ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੋੜ ਕੇ ਮਿਰਾਸੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਢਾੜੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ
ਇਹ ਕਰੋ ਨਾ ਖਲੋ ਖਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੋਰੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ 82 ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ मैं 82 है नहीं आप किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है ना मैं सर उन्हें माफ सॉरी बिल्कुल नहीं आप उनसे माजरत करते मैंने सॉरी की शाबाश मैंने कहा सर देखो वो तो करैक्टर एक बने होते हैं नहीं फिर भी आप दाढ़ी कह लिया करें यार खान साहब कह लिया करो हाँ खान साहब कह लिया और यार ये जो कमजर्फ लोग हैं ना वो नहीं समझते इन चीजों को पुन्नू आप उनको समझा रहे हैं आप सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं आपको पता है सारे इनके घरों में ये होता है इनके घरों में वो होता है सर आप हुई है ना गला करते रहे हो हाँ तो और क्या आपको नहीं पता ये क्या कुछ कहता लो हमें तो सारा नॉलेज मिला ही पुन्नू से है पुन्नू गलती हो गई मैंने से अब गलती नहीं होगी मैंने से पता नहीं सुलह हुई नहीं पाए अब उनका पीरो मुर्शद आ गया अब करो बात गल पता की है जड़े ने ना खजाऊ ढाड़ी मैं वो डिस्कस कीते ने इत्थे ढाड़ी टूड़ी आपने किसी को नहीं कहना इस तरह अगर पुरानी महबूबा अचानक सामने आ जाए अजीब सी कैफियत हो जाती है शर्मिंदा ना होवे फिर कैफियत नहीं बदलती आपकी होती ना क्योंकि आपने उसके पैसे देने होते हैं और शर्मिंदगी ना हो आपने ये ठीक कह रहे हो अगर झूठ ना ये पैसों वाली बात भी ठीक है आपने झूठ ना बोला उसके साथ तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होते मेरा किसल बड़ा तवा लगता है मेरी मामे दी नाल ना एवें आखत होई सी क्या होंदे आ वो शादी होंदी किधरे और हो गई मेरी और हो गई हाउ लकी शी इज लागी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ लव मैरिज ਲਵ ਮੈਰਿਜ कोर्ट मैरिज ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ये दोनों चोर होंगे सी पहले अच्छा आप तो सुने पैसे वैसे ले लिया करते थे नहीं सर काफियों के पैसे देने हैं नहीं सर मैंने पैसे खर्च बहुत किए हैं नहीं भाई ना हाथ दे खुले रहे ने मैं जिन्ना को टाइम भाई ना गुजरे है ना पहले मेरी महबूबा समंदर पार। वेलकम बैक खुद हज़रात अनप्लग्ड गाने के लिए चलते हैं म्यूजिक बॉक्स की तरफ। अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नाम दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नाम दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा एहो जइयां लाइयां बीबा इश्क बीमारियां उड़ गया अखां विचों नींदरां विचारियां एहो जइयां लाइयां बीबा इश्क बीमारियां उड़ गया अखां विचों नींदरां विचारियां तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नाम दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा दिल मेरा मेरे कोल हुण नहीं हो रहिंदा वे तेरी ये जुदाई इक पल भी नहीं सहंदा वे
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਲਿਆ ਚੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ब्रावा ब्रावा खबर हर समंदर पार